हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था रिस्पायरेशन इम्प्लांट में ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वहाँ पे अच्छे से ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस का। आज हम फिर से ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर से रिवाइज करवाते रहे। ग्लाइकोलिसिस उसमें ठीक से हो नहीं पाया था उस लेक्चर में, क्योंकि देखो इसको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आपका ग्लाइकोलिसिस क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के आपका न तो क्रेब्स साइकिल क्लियर होगा, न तो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर होगा, न तो लैक्टिक फर्मेंटेशन, न तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आगे जितना भी कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है वो सब सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएंगी अगर ये ग्लाइकोलिसिस का आपका साइकिल जो दिया है ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है। और एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक बीएससी एंट्रेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि डेट फिर से बढ़ाया गया है। 12 सितंबर उसका लास्ट डेट है। ठीक है, 12 सितंबर। 6 सितंबर उसका लास्ट डेट था, लेकिन 6 सितंबर को ही फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 12 सितंबर तक। इसलिए अभी जो लोग सो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अभी आप बीएचयू के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बीएचयू, बीएससी, बीएचयू मैथ, साइंस, जो भी बायो ऑनर्स जो भी भरना चाहते हैं, बीए का भी सबका, यूजी पीजी जो भी भरना चाहते हैं, अभी वक्त है उनके पास कि 12 सितंबर तक उसका लास्ट डेट है। ठीक है, अभी तक भर सकते हैं। जो लोग सो रहे हैं, जो अभी तक भर नहीं पाए हैं वो लोग भर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखो अभी उनके पास लगभग 20 दिन का टाइम है। अच्छे से चाहो तो हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आप बीएचयू का एग्जाम आराम से क्रैक कर जाओगे। ठीक है, बीएचयू बीएससी आराम से क्रैक कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताए थे। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होता है और 10 स्टेप में टोटल एंजाइम होता है। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंजाइम का यूज हो रहा है, इसलिए इसे कहता है मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। तो ध्यान से दो, सारी बातें हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में। देखो हो क्या रहा था ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ईच स्टेप में ब्रेक हो रहा था। प्रत्येक स्टेप में ग्लूकोज क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पहला ग्लूकोज टूटा किस में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 6 पोजीशन पे फास्फेट का एडिशन किए हैं, इसलिए यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम हो जाती है, मतलब एक एटीपी खर्च हो जाती है। क्योंकि हम 6 पोजीशन पे यहाँ हम फास्फेट का एडिशन किए हैं, इसलिए यहाँ पे एक एटीपी खर्च हो जाती है, इसलिए एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। दूसरा, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6-bis फास्फेट में। क्योंकि 6 पोजीशन पे फास्फेट तो ऑलरेडी लगा हुआ, लेकिन हम 1 पोजीशन पे फिर से फास्फेट को ऐड कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे फिर से एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से एक एटीपी खर्च हो जाएगी। यहाँ एक खर्च हुआ, यहाँ तीसरे स्टेप में खर्च हुआ आया। फिर देखो, फिर यहाँ से फ्रक्टोज 1,6-bis फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है डाई-एफ में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फास्फोग्लिसरल डिहाइड। दोनों 3-3 कार्बन के होते हैं, यानी डाई-एफ भी 3 कार्बन का होता है और पीजीएल भी 3 कार्बन का होता है। पीजीएल भी 3 कार्बन का होता है ना। ठीक है, डाई-एफ भी 3 कार्बन का और पीजीएल भी 3 कार्बन का। फिर से पीजीएल किस में कन्वर्ट होता है, 1,3-bis पीजीए, मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 मतलब 1 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे फिर से हम फास्फेट को ऐड किए हैं। ठीक है, 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, फास्फोग्लिसरल डिहाइड। और ये क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है एसिड में, इतना तो आप लोगों ने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ा ही होगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, तो यहाँ से फास्फोग्लिसरल डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ है, फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहली बार क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस में पहली बार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी देखो ये इसका प्रत्येक स्टेप, ईच स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ये वाला स्टेप क्या, रिडक्शन है। इसको ध्यान सुनना, NAD+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो यह इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
तो NAD+ किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NADH में, और ये किस में, 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब देखो 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी 1 पोजीशन से फास्फेट को हटा दिए हैं। जब भी 1 पोजीशन से फास्फेट को हटाएंगे, तो यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन होगा, एक ADP में कन्वर्ट होगा, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, 3PGA में। फिर से 3PGA किस में कन्वर्ट हुआ, 2PGA में। जब 2PGA किस में कन्वर्ट होता है, 2PGA एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है और किस में कन्वर्ट होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट में। किसमें, फास्फोइनॉल पायरुवेट में। फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक एसिड। और फिर से यहाँ पे क्या होता है, एक ATP में कन्वर्ट होता है, ATP में कन्वर्ट होता है, ATP में कन्वर्ट होता है। और पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है CH3COCOH, इसको याद करना जरूरी है, पायरुविक एसिड के फार्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इस साइकिल को ध्यान से देख लो, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर जाओ, अच्छे तरीके से, बढ़िया से, जैसे भी कर सकते हो उस तरीके से इसको अच्छे से मेमोराइज कर जाओ। अगर ये साइकिल याद नहीं होगी तो याद रखना तुमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ना तो बोर्ड एग्जाम का, ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो भी अच्छी इंट्रेंस में आएगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या समझ में, देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि साइकिल यहाँ से PGL से साइकिल 2 बार चलती है, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। तो हमको अल्टीमेट कितना कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन खो रहा है, वो 3 कार्बन खोता है, लेकिन ऐसे हमको एक पायरुविक एसिड और चाहिए ताकि 6 कार्बन कंप्लीट हो जाए। इसलिए साइकिल क्या होती है, यहाँ से दोबारा चलती है, यहाँ से PGL मतलब डाई से PGL से ये साइकिल दोबारा चलती है। देखो यहाँ से 2 बार रिएक्शन होता है, एक बार तो चली फिर दोबारा भी चलती है। इसलिए आप क्या होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से जितना भी स्टेप है, ये स्टेप 2 बार चलता है। यहाँ से जितना भी स्टेप है ये 2 बार चलता है। आया समझ में। और एक बात और, यहाँ पे सभी के सभी स्टेप क्या होते हैं, रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। सभी के सभी स्टेप जो होते हैं ये रिवर्सिबल स्टेप होते हैं, केवल एक्सेप्ट छोड़कर, याद रखना, एक्सेप्ट 1 पहला स्टेप और तीसरा स्टेप और 10वां स्टेप, ये इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं, रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। बाकी सबके स्टेप क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, याद रखना। केवल पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और 10वां स्टेप, यानी कहने का मतलब है ये वाला स्टेप और फिर ये तीसरा स्टेप और ये 10वां स्टेप, यही 3 स्टेप ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं, बाकी सबके सब रिवर्सिबल है। मतलब एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। मतलब ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा और ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ के सभी के स्टेप क्या रिवर्सिबल है, केवल 10वां स्टेप, पहला स्टेप और तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल है, बाकी सभी के सभी स्टेप क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। आया, देखो तो पूछता है, तो ग्लाइकोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, तो एंड प्रोडक्ट बनता है 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड। आया, पूछता है ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक NADH का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, लेकिन ये साइकिल यहाँ से 2 बार चलती है, इसलिए यहाँ से 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। इसको ध्यान समझो, यहाँ से 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। पूछता है ग्लाइकोलिसिस में टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना होता है, तो टोटल ATP का फॉर्मेशन पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में 2 ATP तो खर्च हो गई है, इसको तो हमको काउंट करना नहीं है। पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में 2 ATP खर्च हो गई हैं, इसको हमको काउंट नहीं करना है। लेकिन इस स्टेप में देखो क्या हो रहा है, अगर यहाँ से एक बार चल रही है तो यहाँ से 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ATP कहाँ बन रहा है, एक ATP यहाँ बन रहा है 7वें स्टेप में, और एक ATP बन रहा है 10वें स्टेप में।
एक एटीपी बन रहा है 7वें स्टेप में, एक एटीपी बन रहा है 10वें स्टेप में, यानी एक बार में यहाँ से 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से ये साइकिल एक बार तो चली नहीं है, ये साइकिल चली है 2 बार, इसलिए एक बार में 2 हो रहा है, 2 बार में कितना हो जाएगा, टोटल 4 एटीपी हो जाएगा। और यहाँ से इनिशियल में 2 एटीपी खर्च हो जा रहा है, यानी ओवरऑल कितना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, केवल 2 ही एटीपी का। बन तो रहा है 4 एटीपी, बन जा रहा है 4 एटीपी, लेकिन यहाँ से 2 एटीपी खर्च हो जा रहा है। बन रहा है कितना, बन रहा है 4 एटीपी, यहाँ से कितना बना 4 एटीपी, और यहाँ पे 2 एटीपी खर्च हो रहा है। इसको हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं। टोटल कितना एटीपी बनता, टोटल कितना बनता, 4 दूनी 6, 4 दूनी 6 बनता, क्या 4 दूनी 6 बनता, इसलिए कि हम 2 को काउंट नहीं कर रहे हैं। आया समझ में। तो यहाँ पे पूछता है कि कितने एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, टोटल 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। टोटल एटीपी यहाँ पे कितना बना, 4 एटीपी आया, 4 एटीपी बना। टोटल कितना बना, 4 एटीपी, और 4 में से 2 एटीपी खर्च हो गया, 4 में से 2 एटीपी खर्च हो गया, 4 में से 2 एटीपी खर्च हो गया, बचा कितना, 2 एटीपी। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में पूछता है एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, केवल 2 एटीपी का होता है। अगर जोड़ो तो टोटल कितना हो रहा है, 6, टोटल 10 एटीपी बन रहा है, क्योंकि एक एनएडीएच से एक, अच्छा इसको नोट डाउन करो, पूरा लिखा जा रहा है, देखो एक बार देख सुन लो। एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, टोटल बनता तो 10 एटीपी है, एक एनएडीएच से बनता है 3 एटीपी, लेकिन कितने एनएडीएच हैं, 2 एनएडीएच, 2 एनएडीएच के एटीपी कितना हो जाएगा, 2 एनएडीएच का कितना एटीपी हो जाएगा, 6 एटीपी, और 4 एटीपी यहां से बन रहा है, 4 एटीपी यहां से बन जा रहा है। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 10 एटीपी ना, टोटल हुआ 10 एटीपी, लेकिन यहां से 2 एटीपी खर्च हो जा रहा है, 2 एटीपी खर्च हो रहा था, तो हमको 2 एटीपी माइनस करना पड़ेगा, 10 - 2 कितना आया, 8 एटीपी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 8 एटीपी। लेकिन अगर पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा बताना 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इन ग्लाइकोलिसिस में नंबर ऑफ एटीपी कितने बनते हैं, 2 एटीपी। फिर पूछेगा कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होना है, बताना केवल 2 एटीपी, कितना 2। जब एरोबिक पूछेगा तभी 8 बताना, जब एरोबिक पूछेगा तभी 8 बताना, 8 एटीपी बताना। अगर एनरोबिक पूछता है तो 2 एटीपी, ग्लाइकोलिसिस पूछता है तो 2 एटीपी। आया समझ में। एक बात और देखो, इसमें पूछता है कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन क्या होता है। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन होता है अगर डायरेक्टली एटीपी बन जा रहा है, अगर एटीपी डायरेक्ट बन जा रहा है उसी कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। अगर डायरेक्ट एटीपी बनता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। अगर डायरेक्ट एटीपी बन जा रहा है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। अगर डायरेक्ट एटीपी बनता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पूछता है कितना सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन हो रहा है, यानी जो डायरेक्टली एटीपी बन रहा है वही तो एसएलपी है, वही तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन है। तो क्या बताओगे, 4। तो टोटल एसएलपी कितना है, 4, क्योंकि एक बार में 2 एटीपी, 2 बार में 4 एटीपी, 1 एटीपी यहाँ, 1 एटीपी यहाँ, फिर 1 एटीपी यहाँ, फिर 1 एटीपी यहाँ, क्योंकि ये साइकिल 2 बार चल रही है। तो टोटल एसएलपी कितना हो जाएगा, टोटल एसएलपी 4 एटीपी। ऐसे पूछता है कि इन ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो टोटल 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया जितना क्वेश्चन बनता है इसमें। अब लिखवा दे रहे हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको लिख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से लिख लो, मिटा रहे हैं। देखो पहले पूछते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देना, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है, ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है, ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड, यही ना, पायरुविक एसिड CH3COOH, यही बन रहा है ना, CH3COOH यही बन रहा है।
तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या, यहाँ से टोटल बन रहा है 2 NADH बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? 2 NADH। और यहाँ से कितना टोटल बन रहा है, और यहाँ से टोटल 4 ATP बन जा रहा है। टोटल 4 ATP क्या बन रहा है? 2 NADH और 4 ATP, और 2 खर्च हो जा रहा है, खर्च का 2 खर्च हो रहा है। तो क्या करोगे, 2 NADH लिखो, 2 NADH ना, और यहाँ पे लिखो 4 ATP, 4 ATP। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, एक NADH में कितना ATP होता है? 3 ATP। यानी एक NADH कितने ATP के बराबर होता है? एक NADH कितने ATP का बराबर होता है? 3 ATP। क्या हो जाएगा यहाँ 2 गुणे 3 कितना हो गया? ठीक है, और ये 4 ATP, इसको जोड़ दो, ये कितना हो गया? 6 ना, ये कितना हो गया? 6 और 6 4 कितना हुआ? 10 ATP। 10 ATP बनता तो 10 ATP है, बनता कितना है? एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल ATP बना कितना? 10 ATP। लेकिन इनिशियल में क्या हुआ? 2 ATP खर्च हो गया। इनिशियल में क्या हुआ? 2 ATP खर्च हो गया, इसलिए क्या करोगे? 2 माइनस कर दो, 2 ATP माइनस कर दो। जब 2 ATP माइनस करोगे तो यहाँ से कितना ATP बन जाएगा? टोटल 8 ATP। 8 ATP। तो आपको डायरेक्टली यही याद रखना है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितना ATP? 8 ATP। बस याद रखना, 8 ATP का फॉर्मेशन होता है, यही डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और ये कहानी भी याद रखो तो अच्छी बात है। ठीक है, इनिशियल में 2 ATP खर्च हो गया, बना था कितना? 4, इसलिए। और पूछता है हुआ ऐसे, इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो। अब देखो, अब पूछता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? एरोबिक हो गया, पूछता है एनएरोबिक। क्या पूछता है? एनएरोबिक। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? एनएरोबिक में केवल 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे? देखो कैसे 2 ATP। हमको यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाला, हमको NADH वाला ATP यहाँ उससे मतलब नहीं है, NADH के ATP से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल जो ATP रियल वाला बना था SLP से मतलब है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन बना था कितना? 4 ATP। इनिशियल में 2 ATP खर्च हो गया था, तो क्या करोगे? क्या 4 ATP माइनस 2 ATP कितना हो गया? 2 ATP। यानी यही होता है नेट गेन ATP। सारा कंफ्यूज, सब कुछ क्वेश्चन क्लियर कर दे रहा हूं। पूछेगा नेट गेन ATP कितना बनेगा, तो टोटल 2 ATP बनेगा, ध्यान, 2 ATP। पूछेगा इन ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बनेगा? केवल 2 ATP। ऐसे पूछेगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितना ATP बनेगा, बताना 8 ATP। सर ठीक है। अब देखो, अब फिर पूछता है कि इसमें सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन कितना होता है? क्या कहोगे? सबस्ट्रेट, इतना नोट डाउन करो, बताता हूं, इतना हो गया नोट। अब देखो, अब फिर पूछता है यहाँ पे पूछता है कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है। इसमें मुझे कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ? तो टोटल 4 ATP का, 4 ATP। ठीक है, इसी को SLP कहते हैं, SLP शॉर्टकट फॉर्म है, SLP। तो याद रखना, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन में टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन में टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। चिंता मत करना, ये टॉपिक फिनिश होने के बाद हम क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सीरीज ही करवा देंगे, पूरा तुम्हारा सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर जाएगा, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे चिंता मत करना। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन से कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ? टोटल 4 ATP होता है। सबस्ट्रेट डायरेक्ट, ये होता है डायरेक्ट ATP का। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होना, उसी कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन? क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ
फास्फोराइलेशन डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसी कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। आया समझ में, डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसी कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। आ गया होगा समझ में, ठीक है। देखो इसमें एंजाइम भी होता है कि टोटल 10 स्टेप में 10 एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम का आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ये कन्वर्ट करता है हेक्सोकाइनेज, इसको याद करना है। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, यहाँ होता है एंजाइम आइसोमेरेज। फिर होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट में, यहाँ होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट से कन्वर्ट होता है डाईएफ में और पीजीएल में, यहाँ एंजाइम होता है एल्डोलेज। इतना एंजाइम आपको ध्यान रखना है जो आपको लिखाया था, इतना एंजाइम आपको ध्यान रखना है, बाकी एंजाइम का उतना यूज है ये नहीं, उतना इंपॉर्टेंस है भी नहीं। एक बात और, रिस्पायरेशन को पूछता है कौन एंजाइम कंट्रोल करता है, तो रिस्पायरेशन को फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है जो रिस्पायरेटरी जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है। कौन करता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है। क्या, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है जो क्या, कंट्रोल ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है, इतना ध्यान रखना, जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है। एनसीईआरटी में जितना पॉइंट था हमने डिस्कस किया है। एक बात और, ग्लाइकोलिसिस में न तो O2 का यूज होता है, न तो CO2 का यूज होता है, न तो O2 का यूज होगा न तो CO2, कहीं भी न तो O2 का यूज हो रहा है न तो CO2 का यूज हो रहा है, इसलिए कहते हैं इसे ग्लाइकोलिसिस को कॉमन पैथवे फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, जो पहले लेक्चर में हो चुका है, या प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में कॉमन होता है। आया समझ में, ये केवल ये हर जगह होता है, ये केवल वायरस में नहीं होता है और किसमें नहीं होता है, आरबीसी में नहीं होता, बाकी हर जगह ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है। आया, ये सब बातें हो चुकी हैं, अब इतना अच्छे से तैयार करना। इसके बाद पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, तब पढ़ेंगे क्रिप्स साइकिल। आया, लिंक रिएक्शन फिर पढ़ेंगे क्रिप्स साइकिल, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसको बढ़िया से समझ लेना जितना बताए हो कहानी। इसके बाद पढ़ेंगे क्रिप्स साइकिल और लिंक रिएक्शन। और एक बात और, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड। ग्लाइकोल एक बात अच्छा वो भी नोट कर लो, तो ग्लाइकोलिसिस का क्या क्या प्रोडक्ट याद रखोगे, ग्लाइकोलिसिस का क्या क्या प्रोडक्ट याद रखोगे, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड, और क्या इसमें 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, और कितना 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, जो इनिशियल में 2 ATP खर्च हो जाती हैं। इन सब बातों का अच्छे से नोट, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड, इसको नोट रखो, नोट खत्म करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का क्या, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड, ये होता है इसका एंड प्रोडक्ट। इसका फार्मूला होता है CH3, जो अच्छे से इसका यूज करेंगे आगे, COOH। और क्या, इससे NAD प्लस 2 किसमें, NADH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, इतना रखना, 4 ATP, और 2 ATP इनिशियल खर्च हो जाती है, यानी 4 ATP माइनस 2 ATP बराबर 2 ATP ना। और नेट गेन ATP का फॉर्मेशन कितना होता है, 2 ATP। नेट पूछता है नेट गेन कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP। इसके प्रत्येक एक स्टेप को अच्छे से याद कर लेना, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। अगर स्टेप नहीं याद रखा, हमने सारी कहानी इसकी बता दी है, कैसे कैसे क्या होता है। आया, तो ठीक है, ये लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या, आगे पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन, और फिर पढ़ेंगे क्रिप्स साइकिल। इतना अच्छे से रिवाइज करके आना बढ़िया से पूरे ग्लाइकोलिसिस को, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, और जो BHU के फॉर्म नहीं भर पाए हैं फिर से गए वो लोग BHU के फॉर्म को फिल कर दे। ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, बता रहा हूँ। यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम अगर देख लोगे तो। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।